हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है समास के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने संधि और समास में अंतर देखा था। हमने जाना था कि संधि क्या होती है, समास क्या होता है, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। हमने जाना था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी हमने 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि, यण, वृद्धि। ये 5 प्रकार की संधियां थी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने समास में भी 6 टाइप पढ़े थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये 6 प्रकार हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समास के प्रकारों को। ठीक है, जो 6 तरह के हमने प्रकार जाने थे उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ, डिफिनीशन के साथ देखने वाले हैं और फास्ट वे में देखने वाले हैं ताकि क्विक रिवीजन आपका हो सके और अच्छे से समझ में भी आ सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने समास के प्रकार को। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है आखिरकार? तो द्विगु समास होता क्या है आखिरकार? तो जैसे कि समास में हम क्या पढ़ते हैं, शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन शब्द होता है समास का उसे हम कहते हैं समासिक पद। ठीक है, क्या हो कहते हैं हम? समासिक पद। ये जो हम मेन समास वाला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? समासिक पद। इसके 2 भाग होते हैं। जैसे कि हम नाम लेते हैं अपना, तो हमारे नाम के 2 भाग होते हैं, एक तो फर्स्ट नेम होता है, एक सर नेम होता है हमारा जिसे हम लास्ट नेम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम लूं कुणाल विश्वकर्मा, तो मेरा फर्स्ट नेम कुणाल है, विश्वकर्मा जो है मेरा लास्ट नेम है, सर नेम है। तो इसमें 2 पद हैं। इसी प्रकार से इस समासिक पद में भी 2 पद होते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद, और जो दूसरा जो पद है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक है, ये 2 पद होते हैं। इन 2 पदों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है, इसलिए हम ये सब बेसिक शुरू में जान रहे हैं क्या होता है। जो मेन शब्द होता है उसे हम कहते हैं समासिक पद। इसके 2 भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, इन 2 पदों को क्या कहते हैं हम? पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समासिक पद को जब हम तोड़ते हैं, समासिक पद को जब हम तोड़ते हैं, समासिक पद को जब हम तोड़ते हैं और तोड़ करके कुछ लिखते हैं उसमें, पूर्व पद अलग करते हैं, उत्तर पद अलग करते हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं समास विग्रह करना। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, ये शुरुआत में बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है, कैसे यूज होता है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार जो हम ले रहे हैं वो क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ समासिक पद लिखे, समासिक पद, और बगल में उनका समास विग्रह किया, समास विग्रह किया। ठीक है, विग्रह यानी तोड़ना, तो इसको हमने तोड़ दिया एक तरह से। तो पहला समासिक पद क्या है हमारा? चौराहा। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया चौराहा, चौराहा को अगर हम तोड़ें तो ये क्या बनेगा? 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। ठीक है, यहाँ पास चौराहे का मतलब क्या होता है? चौराहा हम किसे कहते हैं? जहां पास 4 राहें आकर के मिलती हैं, एक सामने से, इधर से, इधर से, इधर से। ठीक है, मतलब हर तरफ से 4 राहें आकर के मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम ध्यान से देखें तो शुरू में क्या आ रहा है? 4। शुरू में क्या आ रहा है? 4 राहों का समाहार। शुरू में क्या आ रहा है? प्रथम पद क्या है? 4 है, एक संख्या है। तो उस तरह के पद जो हैं किसके अंदर आएंगे? द्विगु समास के अंदर। और अगर हम देखें चवन्नी,
चवन्नी। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो चार आनों का समाहार, चार आनों का समाहार। पहले चलता था ना आना, एक आना, दो आना, तीन आना, तो जब चार आने होते थे तो उसे हम क्या कहते थे, चवन्नी कह देते थे। चार आनों को, समूह को हम चवन्नी कह देते थे। तो यहाँ पास भी शुरू में क्या आ रहा है, चार आ रहा है, एक संख्या आ रही है, इसलिए ये कौन सा है, द्विगु समास है। ठीक है। इसी तरह से अठन्नी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अठन्नी। अठन्नी में भी क्या होगा इसका, अगर हम तोड़ें, आठ आनों का समाहार, आठ आनों का समाहार को हम क्या कह देते हैं, अठन्नी कह देते हैं। तो यहाँ पास भी शुरू में क्या आ रहा है, एक संख्या आ रही है, आठ आ रहा है, इसलिए ये किस समास का एग्जाम्पल है, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। इसकी एक तरह से पहचान ही है कि शुरू में संख्या आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से हम समासिक पद को समास विग्रह कर सकते हैं और इनको हम पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से एक और होता है पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी को अगर हम तोड़े तो पांच वटाओं का समाहार, पांच वाटियों का समाहार या फिर पांच वटाओं का समाहार। ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, पंचवटी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास भी शुरू में क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, एक संख्या आ रही है, इसलिए किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास क्या होता है, जो हमारा दूसरे प्रकार का समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है। दोनों ही पद प्रधान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण के रूप में मैं लिख देता हूं माता पिता, माता पिता। ठीक है। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये जो डैश है ये किसमें बदल जाता है, और में, माता और पिता, माता और पिता। भाई बहन, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा, भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है। भाई और बहन। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें दो पद हैं, एक माता और एक पिता। ठीक है। माता और पिता जो है, दोनों का जो तुलना अगर की जाए तो दोनों ही तो समान होते हैं ना, कोई ज्यादा बड़ा या कोई ज्यादा छोटा इन दोनों में नहीं होता। दोनों का पद जो होता है दोनों समान लेवल के होते हैं। माता और पिता की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों ही पद क्या है यहाँ पास, प्रधान है। भाई बहन, भाई बहन में भी दोनों ही, भाई भी बहन भी, दोनों की अगर तुलना की जाए तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, दोनों बराबर माने जाते हैं। तो भाई और बहन दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। ठीक है। इसी तरह से रात दिन, इसी तरह से क्या हो सकता है, इसी तरह से एक उदाहरण हो सकता है रात दिन, रात दिन। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो रात और दिन, रात और दिन। ठीक है। तो यहाँ पास सिंपल सी इस द्वंद्व समास में क्या है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसकी पहचान होती है ये डैश। अगर किसी भी शब्द के बीच डैश दिख जाए मतलब वो किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इसका विग्रह करने पर और लगा देना है डैश की जगह, माता और पिता, भाई और बहन, रात और दिन। ठीक है। ये होता है हमारा द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या कहलाता है, जिस समास में उपमेय और उपमान का लोप होता है या विशेषण या विशेष्य का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब उपमेय और उपमान क्या होता है, जैसे कि मैं एक शब्द लिखूं चंद्रमुख, मैंने क्या लिखा, चंद्रमुख लिखा। अब यहाँ पास मैंने, इसका मतलब क्या है, चंद्रमा के समान मुख, मैंने किसी के मुखड़े को चांद के समान बताया है, तुलना की है। मैंने क्या किया, तुलना की है कि तुम्हारा जो मुख है वो किसके समान है, चांद के समान है। तो यहाँ पास जो चंद्र है ना वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा, उपमान कहलाएगा, जिसकी हम क्या करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान। और मुख जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, उपमेय।
उपमेय कहलाता है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। ठीक है, इस शब्द में क्या है, दो चीजें छिपी हुई हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसी के मुखड़े की तुलना चांद से की जा रही है कि इसका जो मुखड़ा है चांद के समान है। ठीक है, चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ पास जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा, उपमान, और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा, उपमेय। ठीक है, इसी तरह से एक और शब्द मैं लिखूं, चरण कमल। चरण कमल, इस शब्द में क्या हो रहा है कि मैंने चरणों की तुलना कमल से की है कि भाई इसके जो चरण हैं वो कमल के समान सुंदर हैं, कोमल हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, कमल से। तो कमल क्या है, यहाँ पे कमल क्या है, उपमान है। ठीक है, उपमान है, मतलब जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। और जिसकी तुलना की जाती है यानी कि चरणों की तुलना की जा रही है वो क्या होता है, उपमेय होता है। उपमेय होता है, जिसकी तुलना की जाए। तो सिंपल सा, उपमेय और उपमान में कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद रखना है, जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं कर्मधारय समास में, उपमेय और उपमान आते हैं दोनों पदों में। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, इसी तरह से एक है कमल नयन। कमल नयन, एक एग्जाम्पल क्या है, कमल नयन। तो कमल नयन में भी नयनों की तुलना की जा रही है कमल से। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए यानी कमल क्या है यहाँ पे, जिससे तुलना की जाए, कमल से तुलना की जा रही ना नयनों की, तो कमल क्या है, उपमान है। और नयन क्या है, नयन यानी नेत्र, आंखें, उसमें क्या है, उपमेय है। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो हैं कर्मधारय समास में आते हैं। जिस समास में तुलना की जाए, उपमेय और उपमान हो, उसे हम क्या कह देंगे, कर्मधारय समास। जैसे कि कमल नयन, चंद्रमुख, चरण कमल। ठीक है, इस तरह के शब्दों को हम किस में गिनती करेंगे, कर्मधारय समास में। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम व उत्तर पद जो होता है किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। इस समास में हमें प्रथम और दूसरे पद से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें हमें तीसरे पद से लेना देना होता है। ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैं एक शब्द लिखूं, नीलकंठ। मैंने क्या लिखा, नीलकंठ लिखा। नीलकंठ को अगर तोड़ें तो ये क्या होगा, नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब इसको पढ़ करके तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कंठ की तुलना नील से की जा रही है, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष का लोप है, तो ये कर्मधारय होगा। नहीं, ये कर्मधारय नहीं है, ये बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पास, शिव जी की। ठीक है, भोलेनाथ की बात हो रही है। तो यहाँ पास किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ। ठीक है, तो यहाँ पास प्रथम और द्वितीय पद जो है भोलेनाथ की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार से और अगर हम लें तो एक है लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, ऐसे विग्रह किया जाता है। तो यहाँ पास लंबोदर को अगर हम विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, पेट किसका लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, गणेश जी का। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। तो यहाँ पास किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, गणेश जी की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पास किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दंत। एक दंत, एक दंत, एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शुरू में एक लिखा है यानी संख्यावाची है, तो यहाँ पास तो बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, द्विगु समास लगा सकते हैं, लेकिन द्विगु नहीं, एक दंत यानी कि गणेश जी।
किसी तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इसी तरह एक और है दशानन। दशानन, दशानन में 10 हैं आनंद जिसके, इसको तोड़ने पर क्या बनेगा? 10 हैं आनंद जिसके, आनंद यानी सिर, आनन यानी क्या होता है? सिर। 10 सिर किसके हैं? 10 सिर किसके हैं? रावण के थे। 10 सिर किसके थे? रावण के थे। तो यहाँ पास दशानन जो है रावण की बात की जा रही, लेकिन क्या हो जाता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पास 10 लिखा है तो समझ जाते हैं द्विगु समास है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पास किसी तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिर वाला रावण। यहाँ पास जब किसी तीसरे पद की ओर इशारा हो तो हम क्या कह देंगे? वहां पास कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। जो हमारा पांचवा प्रकार है समास का, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का जिस समास का जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर वाला पद, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और कारक का लोप हो। इसमें कारक का लोप होता है, कारक का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक का लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं कह दूं राजपुत्र, राजपुत्र, इसको अगर हम तोड़ें तो इसमें कारक छुपा हुआ है, इसको तोड़ने पर कारक निकल के आएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब ये जो का है ना, का के की रा रे री में पर, ये सब क्या कहलाते हैं? कारक ही तो होते हैं। तो यहाँ पास तोड़ने पर क्या निकल के आया? एक कारक निकल के आ गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो समझ जाना है कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसी तरह से राजतंत्र, राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का तंत्र, यहाँ पास भी का आ रहा है। ठीक है, इस तरह से राजगद्दी, राजगद्दी, राजा की गद्दी, राजा की गद्दी। ठीक है, ये किया गया। तो यहाँ पास ये सब जब तोड़ने पर कारक का लोप हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, इसमें जो ये दूसरा पद है ये प्रधान कहलाता है। ठीक है, दूसरा वाला पद क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण होता है राजपुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष। ठीक है, तो ज्यादातर राजा राजा वाले ही पूछे जाते हैं तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पास ये 3 पद हैं जिसमें कि ये जो का है ये क्या कहलाते हैं? बीच वाले कारक हैं। ये सब का के की रा रे री में पर, ये सब जो होते कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए, तो आपने पढ़ा होगा, वही चीज है। ये सारे कारक जिसमें आ जाए उन्हें हम क्या कह देंगे? तत्पुरुष समास कह देंगे। वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा आखिरी है समास का, जो आखिरी प्रकार है छठवां, उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय तो आप पढ़ ही चुके होंगे, एक तरह से उपसर्ग के जैसा ही होता है अव्यय, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में लगते हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पास ऐसे क्या हो सकता है? उदाहरण अव्यय यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब ये जो यथा है ना, यथा शब्द क्या है? एक तरह का अव्यय है। तो ये किस तरह का समास के अंतर्गत आएगा? अव्ययी भाव समास के अंदर आएगा। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह इस तरह कहते हैं, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से यथासंभव, यथासंभव होता है। इसी तरह से यथा
यथासंभव, यथाशीघ्र होता है एक। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, जिनके शुरू में अव्यय आ जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देंगे, अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के समास, जैसे एक होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये प्रति जो है ये भी एक तरह का क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो जब किसी भी शब्द के शुरू में अव्यय आ जाए उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जब किसी भी शब्द के शुरू में संख्या आ जाए उसे हम कहेंगे द्विगु समास। जब दोनों पद प्रधान हो, डैश आ जाए, उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, जब किसी भी शब्द में कारक का लोप हो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। जब किसी भी शब्द में दो चीजों की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। जब किसी भी शब्द में तीसरे पद की ओर इशारा हो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये होते हैं समास के प्रकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।